आज हम करेंगे पाठ रीढ़ की हड्डी। इस पाठ को हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बहुत ही मजेदार तरीके से समझने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो हम करेंगे ही, साथ ही इसी चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन, इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसी चैप्टर के एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो आज हमारे साथ अंत तक बने रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। जगदीश चंद्र माथुर जी ने इस पूरे पाठ में क्या बताया, एक बार दो चार लाइन में मुझसे सुन लो, ताकि जब मैं पूरा पाठ समझाऊं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। देखो बच्चों, इस पाठ का एक उद्देश्य है और वो उद्देश्य ये है कि लड़की की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़की की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जब शादी होती है उससे पहले, जब रिश्ते के लिए जब लोग यानी लड़के वाले देखने आते हैं, तो लड़की से अलग अलग तरह के बेतुके सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे चल के दिखाओ, बोलकर दिखाओ, गाकर दिखाओ। इस तरह के बहुत से सवाल पूछे जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है लड़की को जैसे ये मैं एक सामान हूं और ये मुझे खरीदने आए हैं। इस तरह की हालात, इस तरह की सिचुएशन उसके अंदर आ जाती है। विवाह शादी कोई बिजनेस नहीं है, ये कोई व्यापार नहीं है कि कोई लेन देन किया जाए। ये दो परिवारों का एक मिलन होता है, जिसमें लड़के को जितनी रिस्पेक्ट मिलती है उतनी ही लड़की को भी मिलनी चाहिए। हालांकि आज ये स्थिति नहीं है या कम है, लेकिन ये स्थिति पहले बहुत ज्यादा मात्रा में थी, पहले यानी पुराने समय में। तो ये पाठ भी इसी उद्देश्य को लिए हुए है। दरअसल ये पाठ जो है ना, ये नाटक के रूप में लिखा हुआ है। नाटक के जो मुख्य मुख्य पात्र हैं वो आपके सामने ये हैं। वैसे तो ये नाटक हास्यवर्धक है, यानी इस पाठ को पढ़ते हुए हंसी आएगी, लेकिन इस हंसी के पीछे एक उद्देश्य है, उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये कुछ मुख्य पात्र हैं, थोड़ा समझा देता हूं। देखो, राम स्वरूप है जो लड़की का पिता है, और प्रेमा है लड़की की मां है, और उमा लड़की है। मतलब ये एक ही परिवार है, और इसी परिवार में एक और शख्स है जो नौकर है, जिसका नाम रतन है। तो ये एक ही परिवार के चार लोग हो गए। और दूसरी तरफ गोपाल प्रसाद लड़के के पिता हैं और शंकर लड़का है। मतलब ये दोनों एक परिवार के हैं। ये दोनों लड़की को देखने के लिए आए हैं, और वहां पर क्या क्या होता है, उससे पहले क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं इनके घर में, वो सारी बातें इस पाठ में हम पढ़ेंगे। देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा और हंसते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा। दरअसल ये जो शुरुआत हो रही है, ये सिचुएशंस बताई जा रही है, ये दृश्य बताया जा रहा है। और ये दृश्य क्या है, ध्यान से सुनो, कि लड़के वाले बहुत जल्द लड़की वालों के घर लड़की देखने के लिए आ रहे हैं। उससे पहले जो साफ सफाई है, इधर उधर का सामान बिखरा हुआ उसको इकट्ठा करना, कुछ पकाना, मतलब रसोई का काम वगैरह वगैरह वगैरह, ये तैयारियां चल रही हैं। क्या हो रहा है वहां पर, ध्यान से सुनिए। मामूली तरह से सजा हुआ एक कमरा है। अंदर के दरवाजे से आते हुए जिन महाशय की पीठ नजर आ रही है, मतलब एक शख्स आ रहे हैं, एक आदमी आ रहा है, वो वे अधेड़ उम्र के मालूम होते हैं। दरअसल वो अधेड़ उम्र के आदमी लड़की के पिता हैं, यानी राम स्वरूप, जिनका नाम है राम स्वरूप। एक तख्त को पकड़े हुए पीछे की ओर चलते चलते कमरे में आते हैं, मतलब तख्त को लेकर आ रहे हैं। तख्त का दूसरा सिरा उनके नौकर ने पकड़ रखा है। बाबू यानी वो जो राम स्वरूप है लड़की के पिता, वो कुछ कह रहे हैं। यहां पर जो जो कह रहे हैं वो उनके नाम लिखे हुए हैं, या वो उनके एक आइडेंटिटी लिखी हुई है, और वो जो कह रहे हैं, उनके जो संवाद है, उनके जो डायलॉग है, वो यहां पर लिखे हुए हैं। इस तरह से ये पाठ है, देखते जाइएगा। बाबू कहते हैं, यानी राम स्वरूप कहते हैं, अबे धीरे धीरे चल, अब तख्त को उधर मोड़ दे, उधर, अरे बस बस। नौकर कहता है, बिछा दो साहब। बाबू कहते हैं जरा तेज आवाज में, और क्या करेगा, परमात्मा के यहां अकल बट रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या। बिछा दू साहब, और यह पसीना किस लिए बहाया है। नौकर तख्त बिछा देता है और ही करके हंसने लग जाता है। बाबू, हंसता क्यों है, अबे हमने भी जवानी में कसरतें की हैं, कलसों से नहाता था लोटों की तरह। कल से मतलब घड़ा होता है, एक तरह बड़ा तरह का घड़ा, उससे नहाता था लोटों की तरह। यह तख्त क्या चीज है, उसे सीधा कर, यूं, हाँ बस। और सुन, बहूजी से दरी मांगला। बहूजी मतलब उसकी पत्नी प्रेमा, जिनका नाम है। तो बहूजी से दरी मांगला, इसके ऊपर बिछाने के लिए चद्दर भी, कल जो धोबी के यहां से आई है वही। नौकर जाता है, बाबू साहब इस बीच में मेज पोश ठीक करते हैं। मेज पोश क्या होता है, मेज पर बिछाने का जो कपड़ा होता है उसको ठीक करते हैं। एक झाड़न से गुलदस्ते को साफ करते हैं। कुर्सियों पर भी दो चार हाथ लगाते हैं, मतलब साफ सफाई कर दी जाती है। सहसा घर की मालकिन प्रेमा आती है। मालकिन आती है, गंदुमी रंग है, गंदुमी मतलब गेहुआ रंग है, छोटा सा कद है, चेहरे और आवाज से जाहिर होता है किसी काम में बहुत व्यस्त है। उनके पीछे पीछे भीगी बिल्ली की तरह नौकर आ रहा है, खाली हाथ, मतलब कुछ लेकर नहीं आया। बाबू साहब यानी राम स्वरूप दोनों तरफ देखने लगते हैं, मतलब कुछ लाया भी नहीं, जो मैंने मंगवाया था कुछ भी नहीं लेके आया। तो दरअसल हुआ यह है कि नौकर को यह कहा था कि दरी मांगला, लेकिन वो वहां जाकर धोती मांग लेता है।
अब प्रेमा जब आती है थोड़ी बिगड़ती हुई, अरे धोती का क्या करोगे, अभी पहन तो रखी है सही। तो इस तरह की बातें हम पढ़ेंगे। देखिए प्रेमा कहती है, मैं कहती हूं तुम्हें इस वक्त धोती की क्या जरूरत पड़ गई, एक तो वैसे ही जल्दी जल्दी में। रामस्वरूप कहते हैं, धोती? प्रेमा, हाँ अभी तो बदल कर आए हो, और फिर ना जाने किस लिए। रामस्वरूप, लेकिन तुमसे धोती मांगी किसने? प्रेमा कहती है, यही तो कह रहा था रतन। रतन नौकर का नाम है। रामस्वरूप कहते हैं, क्यों बे रतन, तेरे कानों में डांट लगी है क्या? मैंने कहा था धोबी के यहां से जो चद्दर आई है उसे मांग ला, अब तेरे लिए दूसरा दिमाग कहां से लाऊं, उल्लू कहीं का। प्रेमा कहती है, अच्छा जा पूजा वाली कोठरी में लकड़ी के बक्स के ऊपर धुले हुए कपड़ों में रखी है ना, वो ले आ, उनमें से उन्हीं में से एक चद्दर उठा ला। रतन आ जाता है, और दरी? प्रेमा कहती है, दरी तो यहीं रखी है कोने में, वह पड़ी तो है। रामस्वरूप दरी उठाते हुए और बीबी जी के कमरे में से, बीबी यानी यहां पर वो लड़की यानी उमा की बात हो रही है, बीबी जी के कमरे में से हारमोनियम उठा ला और सितार भी, जल्दी जा। मतलब ये नौकर को आदेश दे दिया जाता है। रतन जाता है, पति पत्नी तख्त पर दरी बिछाते हैं। ये काम हो रहा है बच्चों। जब तक ये काम हो रहा है तब तक लेखक का नाम एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखिए कितने बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। देखो प्रेमा क्या कहती है, लेकिन मैं तुम्हारी लाडली बेटी तो मुंह फुलाए पड़ी है। अब लड़की का मुंह फुला हुआ है। लड़की का मुंह फुला हुआ क्यों है? दरअसल वो उदास है या गुस्सा है। क्यों? दरअसल वो चाहती नहीं है कि ऐसे परिवार में शादी की जाए। किस परिवार में? जिसकी जो सोच है वो छोटी हो। यानी जो लड़के वाले हैं वो ये चाहते हैं कि लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। पढ़ी लिखी है वैसे तो उमा ने ग्रेजुएशन किया है या कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ वो चाहते हैं कि 10वीं यानी मैट्रिक से ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की हमें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा पढ़ लिख गई तो उसके नखरे कौन उठाएगा। इस तरह की सोच रखने वाले लड़के वाले हैं, और यही बातें उमा को भी पता है, और भी ऐसी कई बातें उमा को पता है, और इसीलिए उमा उस परिवार में जाना नहीं चाहती या इस तरह के परिवार में शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए वो मुंह फुलाए पड़ी है। यही बात अब हम आगे पढ़ेंगे, देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा। रामस्वरूप कहते हैं, मुंह फुलाए, और तुम उसकी मां किस मर्ज की दवा हो? जैसे तैसे करके वे लोग पकड़ में आए हैं, मतलब जैसे तैसे का मतलब झूठ बूट मोल कर जैसे तैसे मैं उनको लेकर आया हूं। अब तुम्हारी बेवकूफी से सारी मेहनत बेकार जाए तो मुझे दोष मत देना। प्रेमा कहती है, तो मैं ही क्या करूं, सारे जतन करके हार गई। तुम्ही ने उसे पढ़ा लिखा कर इतना सिर चढ़ा रखा है। मेरी समझ में तो ये पढ़ाई लिखाई के जंजाल आते ही नहीं। अपना जमाना अच्छा था, आ ई पढ़ ली, गिनती सीख ली, और बहुत हुआ तो स्त्री सुबोधनी पढ़ ली। स्त्री सुबोधनी एक बुक है जिसमें काफी कुछ अच्छी चीजें लिखी हुई हैं। सच पूछो तो स्त्री सुबोधनी में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, ऐसी बातें क्या तुम्हारी बीए एमए की पढ़ाई होंगी। और आजकल के तो लक्षण ही अनोखे हैं, यानी बड़ा बेकार काम हो रखा है। यानी प्रेमा इस बात के खिलाफ है कि वो पढ़ लिख रही है। तो आगे क्या हुआ देखिए। रामस्वरूप, ग्रामोफोन बाजा होता है ना, दरअसल अब बात ये चल रही है कि वो कुछ बोले जा रही है बार बार, यानी उमा की मां प्रेमा। तो जो रामस्वरूप है वो कहते हैं कि एक टेप रिकॉर्डर होता है ना, तो प्रेमा को समझ नहीं आता। हाँ टेप रिकॉर्डर होता तो है। कहते दो तरह का होता है, एक तो भगवान का बनाया हुआ और एक होता है इंसान का बनाया हुआ। इंसान का बनाया हुआ की वॉल्यूम है ना कभी भी कम ज्यादा की जा सकती है, उसको बंद भी किया जा सकता है। लेकिन जो भगवान का बनाया हुआ है ना टेप रिकॉर्डर यानी पत्नी, उसको चुप कराना, उसकी वॉल्यूम कम करना, उसको बंद करना इतना आसान नहीं है। ये बात मजाक के लहजे में और व्यंग्य करते हुए ये बात यहां लिखी हुई है। देखिए रामस्वरूप कहते हैं, ग्रामोफोन बाजा होता है ना। प्रेमा को समझ नहीं आया, क्यों? रामस्वरूप कहते हैं, दो तरह का होता है, एक तो आदमी का बनाया हुआ, उसे एक बार चलाकर जब चाहे तब रोक लो, और दूसरा परमात्मा का बनाया हुआ, रिकॉर्ड एक बार चढ़ा रुकने का नाम ही नहीं। प्रेमा कहती है, हटो भी, तुम्हें ठिठोली ही सूझती रहती है। ठिठोली मतलब मजाक। यह तो होता नहीं कि उस अपनी उमा को राह पर लाते, अब देर ही कितनी रही है उन लोगों के आने में। रामस्वरूप, तो क्या हुआ? प्रेमा कहती है, तुम्ही ने तो कहा था कि जरा ठीक ठाक करके नीचे लाना। आजकल तो लड़की कितनी ही सुंदर हो, बिना टीम टाम के भला कौन पूछता है। टीम टाम यानी मेकअप के भला कौन पूछता है। इसी मारे मैंने तो पाउडर वाउडर उसके सामने रखा था, पर उसे तो इन चीजों से न जाने किस जन्म से दुश्मनी है, यानी नफरत है। मेरा कहना था कि आंचल में मुंह लपेट कर लेट गई। भाई मैं बाज आई, मतलब मैं तो हार गई तुम्हारी इस लड़की से। रामस्वरूप, न जाने कैसा इसका दिमाग है, वरना आजकल की लड़कियों के सहारे तो पाउडर का कारोबार चलता है। प्रेमा कहती है, अरे मैंने तो पहले ही कहा था एंट्रेंस ही पास करा देते, लड़की अपने हाथ रहती और इतनी परेशानी न उठानी पड़ती, पर तुम तो एंट्रेंस मतलब 10वीं तक। रामस्वरूप कहते हैं, बात काट कर चुप चुप दरवाजे में झांकते हुए, दरवाजे की तरफ झांक रहे हैं कि कहीं किसी ने सुन तो नहीं लिया। तुम्हें कतई अपनी जबान पर काबू नहीं। कल ही यह बता दिया था कि उन सब लोगों के सामने जिक्र थोड़ा और ढंग से होगा, मगर तुम तो अभी से सब कुछ उगले देती हो, मतलब सब कुछ भी बोल रही हो, किसी ने सुन लिया तो उनके आने तक तो न जाने क्या हाल करोगी। प्रेमा कहती है, अच्छा बाबा मैं नहीं बोलूंगी, जैसी तुम्हारी मर्जी हो करना, बस मुझे तो मेरा काम बता दो।
रामस्वरूप कहते हैं तो उमा को जैसे हो तैयार कर लो, न सही पाउडर वैसे कौन सी बुरी है, मतलब बिना पाउडर के लिया कोई बात नहीं, पान लेकर भेज देना उसे, और नाश्ता तो तैयार है ना। रतन का आना आ गया। रतन, ला इधर बाजा नीचे रख दे, चद्दर खोल, पकड़ तो जरा उधर से। इस तरह की बातें होती हैं। चद्दर बिछा देते हैं। प्रेमा, नाश्ता तो तैयार है, मिठाई तो वे लोग ज्यादा खाएंगे नहीं, कुछ नमकीन चीजें बना दी हैं, फल रखे ही हैं, चाय तैयार है और टोस्ट भी, मगर हाँ मक्खन, मक्खन तो आया ही नहीं। अब मक्खन घर पर है नहीं, रतन को मक्खन लाने के लिए भेज दिया जाता है। आगे क्या होता है देखिए। रामस्वरूप, क्या कहा? मक्खन नहीं आया? तुम्हें भी किस वक्त याद आई है? जानती हो कि मक्खन वाले की दुकान कितनी दूर है? पर तुम्हें तो ठीक वक्त पर कोई बात सूझती ही नहीं। अब बताओ, रतन मक्खन लाए कि यहां का काम करे? दफ्तर के चपरासी से कहा था आने के लिए, सो नखरे के मारे, मतलब दफ्तर के चपरासी को भी कहा था कि एक दिन आ जाओ, हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, लेकिन उन्होंने नखरे दिखाए, नहीं आए। प्रेमा, यहां का काम कौन ज्यादा है, मतलब कौन सा ज्यादा रह गया? कमरा तो सब ठीक ठाक है ही, बाजा सितार आ ही गया है, नाश्ता यहां बराबर वाले कमरे में ट्रे में रखा हुआ है, सो तुम्हें पकड़ा दूंगी, एक आध चीज खुद ले आना, इतनी देर में रतन मक्खन ले ही आएगा। दो आदमी ही तो हैं, दो ही आदमी तो आ रहे हैं, ज्यादा भी नहीं है। रामस्वरूप कहते हैं हाँ, एक तो बाबू गोपाल प्रसाद और दूसरा खुद लड़का है। देखो, उमा से कह देना कि जरा करीने से आए, करीने मतलब तरीके से पेश आए, ये लोग जरा ऐसे ही हैं। गुस्सा तो मुझे बहुत आता है इनके दकियानुसी ख्यालों पर। तो दकियानुसी यानी पुरानी ख्यालात के हैं ये, पुरानी यानी पहले की रूढ़िवादी परंपरा वाले हैं। तो दकियानुसी का अर्थ यही था, दकियानुसी ख्यालों पर। खुद पढ़े लिखे हैं, खुद तो पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, सभा सोसाइटियों में जाते भी हैं, मगर लड़की चाहते हैं ऐसी कि ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। प्रेमा कहती है, और लड़का, मतलब लड़का क्या करता है? वो तो खुद तो यानी पिता तो वकील है, उसके जो लड़के के जो पिता हैं वो तो वकील हैं, सोसाइटियों में जाते रहते हैं, ये तो उनकी बात हो गई। लेकिन लड़का क्या करता है? रामस्वरूप कहता है बताया तो था तुम्हें, बाप शेर है तो लड़का सवा शेर है। बीएससी के बाद लखनऊ में ही पढ़ता है, मेडिकल कॉलेज में। कहता है कि शादी का सवाल दूसरा है, तालीम का दूसरा। क्या करूं, मजबूरी है, मतलब अपना है, मतलब शादी करनी है, वरना तो इन लड़कों और इनके बापों को ऐसी कोरी कोरी सुनाता कि ये भी। रतन, जो अब तक दरवाजे के पास चुपचाप खड़ा हुआ था, जल्दी जल्दी, बाबूजी बाबूजी। रामस्वरूप, क्या है? रतन कहता है कोई आते हैं। रामस्वरूप दरवाजे के बाहर जाकर जल्दी मुंह अंदर करते हुए, मतलब एकदम से देखते हैं और एकदम से अंदर आ जाते हैं। अरे ए प्रेमा, वे आ भी गए। नौकर पर नजर पड़ते ही, अरे तू यहीं खड़ा है बेवकूफ, गया नहीं मक्खन लाने? सब चौपट कर दिया। अबे उधर से नहीं, अंदर के दरवाजे से जा। नौकर अंदर आता है, और तुम जल्दी करो प्रेमा, उमा को समझा देना, थोड़ा सा गा देगी। प्रेमा जल्दी से अंदर की तरफ आती है, उसकी धोती जमीन पर रखे हुए बाजे से अटक जाती है। प्रेमा, ओह यह बाजा वह नीचे ही लग गया है कमबख्त। रामस्वरूप, तुम जाओ, मैं रखे देता हूं जल्दी। प्रेमा जाती है। बाबू रामस्वरूप बाजा उठाकर रखते हैं। किवाड़ों पर दस्तक, किवाड़ यानी दरवाजों पर दस्तक होती है, यानी कि खटखटाया जाता है। अब वो अंदर आएंगे, क्या होता है अंदर आने के बाद वो भी बताएंगे। लेकिन बच्चों, टीम टाम का मतलब अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं कितने बच्चे ध्यान से अभी तक भी सुन रहे हैं। आगे देखते हैं। रामस्वरूप, आइए आइए आइए, इस तरह की बातें वो कहता है या बोलता है। बाबू गोपाल प्रसाद और उनके लड़के शंकर का आना, आंखों से लोक चतुराई टपकती है। लोक चतुराई यानी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत चतुर हैं, ऐसे उनकी आंखों से स्पष्ट है। आवाज से मालूम होता है कि काफी अनुभवी और फितरती महाशय हैं। उनका लड़का कुछ खीस निपोरने वाले नौजवानों में से है। खीस निपोरना मतलब बेढंग से हंसते रहना, तो ऐसे नौजवानों में से है। आवाज पतली है यानी लड़के की, और खिसियाहट भरी, झुकी कमर इनकी खासियत है। झुकी कमर का मतलब उनकी जो कमर है वो झुकी हुई है, इस तरह से वो चलते हैं झुककर। रामस्वरूप अपने दोनों हाथ मलते हुए, कुछ इस तरह से मलते हुए बोलते हैं ना, वैसे ही वो बोलते हैं। इधर तशरीफ लाइए इधर। बाबू गोपाल प्रसाद बैठते हैं, मगर बैंत गिर जाता है। बैंत मतलब एक डंडा, वो छड़ी कह सकते हो उसको, छड़ी वो लेकर आए हैं, वो छड़ी गिर जाती है। रामस्वरूप, यह बैंत मतलब लाइए, मुझे दीजिए, मतलब मैं रख देता हूं, कोने में रख देता हूं, सब बैठ जाते हैं। मकान ढूंढने में तकलीफ तो नहीं हुई? गोपाल प्रसाद खंखार कर, नहीं, तांगे वाला जानता था, और फिर हमें तो यहां आना ही था, रास्ता मिलता कैसे नहीं। रामस्वरूप, यह तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, मैंने आपको तकलीफ तो दी। गोपाल प्रसाद, अरे नहीं साहब, जैसा मेरा काम वैसा आपका काम, मतलब मुझे भी शादी करवानी है अपने लड़के की, वैसे ही तुम्हें भी तो अपनी लड़की की शादी करवानी है। आखिर लड़के की शादी तो करनी ही है, बल्कि यूं कहीं कि मैंने आपके लिए खासी परेशानी कर दी। रामस्वरूप, यह लीजिए, आप तो मुझे कांटों में घसीटने लगे, मतलब मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, हम तो आपके सेवक ही हैं। थोड़ी देर बाद लड़के की ओर मुखातिब होकर, लड़के की मतलब लड़के की तरफ और देख कर क्या कहती, और कहिए शंकर बाबू, कितने दिनों की छुट्टियां हैं? शंकर बोलता है, जी कॉलेज की तो छुट्टियां नहीं है, वीकेंड में चला आया था। रामस्वरूप, आपके कोर्स खत्म होने में तो अब साल भर ही रहा होगा। शंकर, जी यही कोई साल 2 साल, इस तरह की जवाब वो देता है।
रामस्वरूप साल 2 साल, क्योंकि उसने एक अंदाजा लगा लिया था कि शायद साल ही बचा होगा। 2 साल किस लिए? दरअसल वो कुछ साल फेल भी हो गया था, यानी उसकी कंपार्टमेंट्स आ गई थी, री आ गई थी, जिसको आप री कह सकते हो, तो वो हो गया था, इसीलिए वो कह रहा है कि साल 2 साल भी लग सकते हैं। शंकर जी एक आध साल का मार्जिन रखता हूं, मतलब एक आध का गैप हो ही जाता है, इस तरह की वो बातें कहता है। गोपाल प्रसाद बात यह है साहब कि यह शंकर, अब वो उसकी थोड़ा बात को कवर कर रहा है, उसकी साथ देते हुए उस बात को छुपा रहा है। कौन? लड़के के पिता। क्या कहते हैं? बात यह है साहब कि यह शंकर 1 साल बीमार हो गया था। क्या बताएं, इन लोगों को इसी उम्र में सारी बीमारियां सताती हैं। एक हमारा जमाना था, स्कूल से आकर दर्जनों कचौड़ियां उड़ा जाते थे, मगर फिर जो खाना खाने बैठते तो वैसी की वैसी ही भूख। अब आगे रामस्वरूप क्या कहते हैं, कचौड़ियां भी तो उस जमाने में पैसे की 2 आती थी। मतलब वो पुराने जमाने को याद करते हुए ऐसा वो बार बार करेंगे, देखते जाइए। गोपाल प्रसाद जनाब यह हाल था कि 4 पैसे में ढेर सी बालाई आती थी, बालाई मतलब मलाई, मलाई आती थी, और अकेले 2 आने की हजम कर जाने की ताकत थी अकेले। और अब तो बहुतेरे खेल वगैरह भी होते हैं स्कूल में, तब न कोई वॉलीबॉल जानता था, न टेनिस, न बैडमिंटन, बस कभी हॉकी या क्रिकेट कुछ लोग खेला करते थे, मगर मंजाल है कि कोई कह जाए कि यह लड़का कमजोर है। शंकर और रामस्वरूप खिस्से निपोड़ते हैं, मतलब हंसने लग जाते हैं बुरी तरह से। चलिए आगे देखते हैं। रामस्वरूप जी हाँ, उस जमाने की बात ही दूसरी थी। गोपाल प्रसाद जोशीली आवाज में, और पढ़ाई का यह हाल था कि एक बार कुर्सी पर बैठे कि 12 घंटे की सीटिंग हो गई। 12 घंटे जनाब, मैं सच कहता हूं कि उस जमाने का मैट्रिक भी वह अंग्रेजी लिखता था फर्राटे की, कि आजकल के एमए भी मुकाबला नहीं कर सकते। रामस्वरूप जी हाँ यह तो है ही। अब वो हाँ में हाँ मिला रहे हैं। गोपाल प्रसाद आगे देखिए, माफ कीजिएगा बाबू रामस्वरूप, उस जमाने की जब याद आती है अपने को जब्त करना मुश्किल हो जाता है, यानी अपने को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। रामस्वरूप जी हाँ, वह तो रंगीन जमाना था, रंगीन जमाना। शंकर भी ही करके हंस देता है। गोपाल प्रसाद एक साथ अपनी आवाज और तरीका बदलते हुए, अच्छा तो साहब बिजनेस की बातचीत हो जाए। दरअसल गोपाल प्रसाद कौन से बिजनेस की बात कर रहा है? वो दरअसल इसी को इंडिकेट कर रहा है, यानी विवाह शादी को बिजनेस मान रहा है। तो ये कितना गलत था वैसे, एक गलत तरीके की बात पूछी गई और गलत तरीके से पूछी गई। देखो आगे क्या हुआ। रामस्वरूप चौकर, बिजनेस मतलब मैंने कौन सा बिजनेस करना है? बिजनेस समझकर, ओ अच्छा, लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए। उठते हैं, मतलब वो उठकर चले जाते हैं। गोपाल प्रसाद, यह सब आप क्या तकल्लुफ करते हैं, मतलब क्यों तकलीफ कर रहे हैं? रामस्वरूप तकल्लुफ किस बात का, यह तो मेरी बड़ी तकदीर है कि आप मेरे यहां तशरीफ लाए, वरना मैं किस काबिल हूं। माफ कीजिएगा जरा अभी हाजिर हुआ, मतलब वो माफ कीजिएगा एक्सक्यूज मी कहकर निकल जाता है, मतलब इंग्लिश में कुछ इस तरह से, हिंदी में सॉरी, हिंदी में कुछ इस तरह से कहकर निकल जाता है। अंदर जाते हैं और गोपाल प्रसाद अब क्या कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले बच्चों नौकर का नाम मैंने क्या बताया था, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं सो तो नहीं गए तुम लोग। चलिए आगे देखते हैं। गोपाल प्रसाद थोड़ी देर बाद दबी आवाज में, आदमी तो भला है, मतलब अब वो आपस में बात कर रहे हैं, बेटा और पिता, ये दोनों आपस में बातें करते हैं। आदमी तो भला है, मकान वकान से हैसियत भी बुरी नहीं मालूम होती, पता चले लड़की कैसी है। शंकर कहते हैं जी, कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है, मतलब इधर उधर देखने लगता है शंकर। गोपाल प्रसाद, क्यों क्या हुआ, कोई दिक्कत हो गई? शंकर कहते हैं कुछ नहीं। गोपाल प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो, ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर की बैकबोन, अब वो कहते कहते वो चुप हो जाता है। बैकबोन दरअसल रीढ़ की हड्डी को ही कहते हैं, बैकबोन इंग्लिश में। चलिए अब वो चुप क्यों हो जाता है, वो दरअसल इसलिए चुप हो जाता है, अगली लाइन में लिखा हुआ है। इतने में बाबू रामस्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए मेज पर रख देते हैं। गोपाल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं। रामस्वरूप चाय प्याले में डालते हुए, आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोपाल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा, मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा, जायका मतलब स्वाद। रामस्वरूप, कहते तो आप सही हैं। प्याला पकड़ाते हुए शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा चीनी वालों पर टैक्स लगाएगी। गोपाल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो कर ले, पर अगर आमदनी करनी है सरकार को तो बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। और वो सारे हैरान हो जाते हैं कि कौन सा टैक्स। दरअसल गोपाल प्रसाद थोड़ा मजाक में कहते हैं कि दरअसल मेकअप पर टैक्स लगाना चाहिए, मेकअप पर भी नहीं, सुंदरता पर, कि जो स्त्री ज्यादा सुंदर है वो उतना ही टैक्स भरेगी, और वो वही डिसाइड करे कि वो कितनी सुंदर है। तो इससे क्या होगा, इससे सरकार की आमदनी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। क्यों? कि कोई भी औरत अपने आप को बदसूरत कहेगी नहीं, और ज्यादा से ज्यादा टैक्स भरेगी कि मैं ज्यादा सुंदर हूं, मैं ज्यादा सुंदर हूं। इस तरह से वो मजाक में वो कहते हैं, यही बात लिखी हुई है। देखिए रामस्वरूप शंकर का प्याला पकड़ते हुए, वह क्या? गोपाल प्रसाद, खूबसूरती पर टैक्स। रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं।
मजाक नहीं साहब, यह ऐसा टैक्स है जनाब कि देने वाले चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वह अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार की कैसी आमदनी बढ़ती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा है आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेढब हो गया है, यानी बुरी तरीके का हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता भी ना था। तस्तरी यानी प्लेट गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए, मतलब कुछ है खाने पीने का सामान, गोपाल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। मतलब ये उस बात का जवाब दे रहा है कि हमारे जमाने में ये सवाल उठता भी नहीं था, यानी मेकअप वगैरह का। तो गोपाल प्रसाद उसकी हाँ में हाँ भरता है कि कभी नहीं साहब, कभी भी ऐसा नहीं होता था। रामस्वरूप शंकर की तरफ मुखातिब होकर, क्या आपका क्या ख्याल है शंकर बाबू? शंकर, किस मामले में? रामस्वरूप, यही कि शादी तय करने में खूबसूरती का हिस्सा कितना होना चाहिए, मतलब एक लड़की की खूबसूरती कितनी होनी चाहिए। अब गोपाल प्रसाद बीच में ही टोकर, यह बात दूसरी है बाबू रामस्वरूप, मैंने आपसे पहले भी कहा था, लड़की का खूबसूरत होना निहायत जरूरी है। यानी लड़की अगर खूबसूरत नहीं हुई तो हमें वो लड़की नहीं चाहिए, कैसे भी हो, चाहे पाउडर वगैरह लगाए, चाहे वैसे भी, मतलब वैसे ही सुंदर हो या मेकअप करके सुंदर हो, लेकिन सुंदर होनी चाहिए। बात यह है कि हम आप मान भी जाएं, मगर घर की औरतें तो राजी नहीं होती। आपकी लड़की तो ठीक है। अब रामस्वरूप कहते हैं, जी हां, वह तो अभी आप देख ही लीजिएगा, है ना। गोपाल प्रसाद, देखना क्या, जब आपसे इतनी बातचीत हो चुकी तब तो एक रस्म ही समझिए, मतलब एक फॉर्मेलिटी ही समझिए, हालांकि उसका मन है कि ये चीजें परख ली जाएं। रामस्वरूप, यह तो आपका मेरे ऊपर भारी एहसान है। गोपाल प्रसाद, और जायचा, जायचा मतलब जन्मपत्री तो मिल ही गया होगा। रामस्वरूप, जी जायचे का मिलना क्या मुश्किल है, ठाकुर जी के चरणों में रख दिया, बस खुद ब खुद मिला हुआ समझिए। गोपाल, यह ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक। थोड़ी देर रुककर, लेकिन हाँ, यह जो मेरे कानों में भनक पड़ी है, यह तो गलत है ना। दरअसल गोपाल प्रसाद ने किसी से सुन लिया है कि इनकी लड़की पढ़ी लिखी है, जो एक्चुअल में भी है, लेकिन अब रामस्वरूप उस बात को कवर करते, उस बात को छिपाते हुए क्या कहते हैं, देखिए। रामस्वरूप चौंक कर, क्या? गोपाल प्रसाद, यह पढ़ाई लिखाई के बारे में? जी हां, साफ बात साहब, हमें ज्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए, मेम साहब तो रखनी नहीं, कौन भुगतेगा उनके नखरों को, बस हद से हद मैट्रिक पास होनी चाहिए। क्यों शंकर? शंकर, जी हां, कोई नौकरी तो करानी नहीं। रामस्वरूप, नौकरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। गोपाल प्रसाद, और क्या साहब, देखिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि जब आपने अपने लड़कों को बीए एमए तक पढ़ाया है तो उनकी बहुएं भी ग्रेजुएट लीजिएगा। भला पूछिए उन अकल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक ही बात है? अरे मर्दों का काम तो पढ़ना है, काबिल होना है, ये है काम। अगर औरतें भी वही करने लगी, अंग्रेजी अखबार पढ़ने लगी और पॉलिटिक्स वगैरह पर बहस करने लगी, तब तो हो चुकी गृहस्थी, फिर घर के काम कौन करेगा? जनाब, मोर के पंख होते हैं, मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं, शेरनी के नहीं। मतलब जब जानवरों में फर्क होता है तो इंसानों में भी फर्क रखना चाहिए, ऐसा वो उदाहरण देकर कहते हैं। रामस्वरूप, जी हां, और मर्द के दाढ़ी होती है, औरत के नहीं। इस तरह की बात कहकर वो हंसते हैं। शंकर भी हंसता है, गोपाल प्रसाद गंभीर हो जाते हैं। गोपाल प्रसाद, हाँ हाँ, वह भी सही है, कहने का मतलब यह है कि कुछ बातें दुनिया में ऐसी हैं जो सिर्फ मर्दों के लिए है, और ऊंची तालीम भी ऐसी चीजों में से एक है। रामस्वरूप शंकर से, चाय और लीजिए। शंकर, धन्यवाद, पी चुका। रामस्वरूप गोपाल प्रसाद से, आप? गोपाल प्रसाद, बस साहब अब तो खत्म ही कीजिए। रामस्वरूप, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, चाय के साथ टोस्ट नहीं थे, क्या बताएं, वह मक्खन, मतलब मक्खन की वजह से वो टोस्ट भी नहीं परोस सके। गोपाल प्रसाद, अरे नाश्ता ही तो करना था साहब, कोई पेट तो भरना नहीं था, और फिर टोस्ट वोस्ट तो वैसे भी मैं खाता नहीं। बच्चों, पिता बेटा किस पर बैठ कर आए थे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने बच्चे इस पाठ को सही से सुन रहे हैं और सही जवाब देते हैं। आगे देखिए। रामस्वरूप मेज को एक तरफ सरका देते हैं, फिर अंदर के दरवाजे की तरफ मुंह करके जरा जोर से, अरे जरा पान भिजवा देना। सिगरेट मंगवाऊं? गोपाल, अरे जी नहीं। अब पान की तश्तरी हाथों में लिए उमा आती है, मतलब वो लड़की अब आती है, सादगी के कपड़े हैं, बिल्कुल सिंपल सी बनी हुई है, गर्दन झुकी हुई है। बाबू गोपाल प्रसाद आंखें गड़ाकर और शंकर आंखें छिपाकर उसे ताक रहे हैं। रामस्वरूप, यही आपकी ही लड़की है, लाओ बेटी पान मुझे दे दो, इस तरह से वो बोलते हैं। उमा पान की तस्तरी, तस्तरी यानी प्लेट, अपने पिता को दे देती है, और उस समय उसका चेहरा ऊपर उठ जाता है और नाक पर चढ़ा हुआ सोने का रिम वाला चश्मा दिखता है। बाप बेटे चौंक उठते हैं, जो देखने आए हुए हैं वो हैरान हो जाते हैं। किसको देखकर? चश्मे को देखकर। उस चश्मे को देखकर वो ये सोचते हैं कि ये पक्का पढ़ी लिखी है, वो क्योंकि चश्मा तो उसी को चढ़ता है ना मोस्टली, कि जो पढ़ा लिखा हो या जो पढ़ने में आंख कमजोर कर बैठा हो। गोपाल प्रसाद और शंकर एक साथ, चश्मा?
रामस्वरूप अब जब थोड़ा कवर करते हुए थोड़ा घबरा जाता है, वैसे वो क्या कहता है, जी वह पिछले महीने में इसकी आंखें दुखनी आ गई थी, सो कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाना पड़ गया था। गोपाल प्रसाद, पढ़ाई वढ़ाई की वजह से तो कुछ नहीं है ना कुछ? रामस्वरूप, नहीं साहब, वह तो मैंने पहले ही अर्ज कर दिया ना, मतलब बता तो दिया। गोपाल प्रसाद, संतुष्ट होकर कुछ कोमल स्वर में, बैठो बेटी। रामस्वरूप, वहां बैठ जाओ उमा, उस तखत पर अपने बाजे बाजे के पास। उमा बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद, चाल में तो कुछ खराबी है नहीं, चेहरे पर भी छवि है, हाँ कुछ गाना बजाना सीखा है। रामस्वरूप, जी हाँ, सितार भी और बाजा भी। सुनाओ तो उमा एक आध गीत सितार के साथ। उमा सितार उठाती है। थोड़ी देर बाद मीरा का मशहूर गीत मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई गाना शुरू कर देती है। स्वर से जाहिर है कि गाना का अच्छा ज्ञान है, उसके स्वर में तल्लीनता आ जाती है, यहां तक कि उसका मस्तक उठ जाता है। मतलब अभी तक उसकी गर्दन झुकी हुई थी, लेकिन गाने में वो मस्त होते हुए अपनी गर्दन उठाती है और अचानक उसकी नजर उस लड़के पर पड़ जाती है। किस पर? शंकर पर। अब वो उसको पहचान लेती है, अरे ये तो वही है। कौन? दरअसल वो उसके कॉलेज की, यानी जो उनके कॉलेज है, लड़कियों का कॉलेज है, उसके इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा था और किसी लड़की ने उसकी खूब पिटाई की थी। ये बात उसको ध्यान में आ जाती है और अब आगे क्या होता है वो देखिए। उसकी आंखें शंकर की तरफ झेपती सी आंखों में मिल जाती हैं, यानी उसकी जो शर्माती हुई आंखें हैं किसकी? शंकर की, उसमें मिल जाती हैं और वह गाते गाते एक साथ रुक जाती है। रामसु, क्यों क्या हुआ? गाने को पूरा करो उमा। गोपाल, अरे नहीं नहीं साहब, काफी है, लड़की आपकी अच्छा गाती है। उमा सितार रखकर अंदर जाने को उठती है। गोपाल प्रसाद, अभी ठहरो बेटी, मतलब कहां जा रहे हो, बैठो। रामसु, थोड़ा और बैठी रहो उमा। उमा बैठ जाती है। हालांकि उसको गुस्सा आ चुका है, वो जाने लगती है, लेकिन वो फिर भी अपने आप को रोकती है और वहीं पर बैठ जाती है। गोपाल प्रसाद उमा से, तो तुमने पेंटिंग वेंटिंग भी? उमा कुछ चुप, मतलब कुछ नहीं बोलती। मतलब वो पूछ तो रहे हैं गोपाल प्रसाद उमा से कि तुम पेंटिंग वेंटिंग भी जानती हो, तो लेकिन वो उमा जवाब ही नहीं दे रही, उसको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं रह गया। रामसु, हाँ वह तो मैं आपको बताना ही भूल गया, यह जो तस्वीर टंगी हुई है कुत्ते वाली, इसी ने खींची है और वह उस दीवार पर भी। गोपाल प्रसाद, यह तो बहुत अच्छा है, और सिलाई वगैरह? रामस्वरूप, सिलाई तो सारे घर की इसी के जिम्मे रहती है, यहां तक कि मेरी कमीजें भी। इस तरह की वो हंसते हुए बात बताता है। गोपाल प्रसाद, ठीक, लेकिन हाँ बेटी, तुमने कुछ इनाम इनाम भी जीते हैं? अब वो बेटी से पूछता है, यानी उमा से पूछता है। उमा चुप है। रामस्वरूप इशारे के लिए खांसते हैं, मतलब खांसते हुए उसको इशारा करते हैं कि कुछ बोलो, लेकिन उमा चुप है, उसी तरह गर्दन झुकाए हुए है। गोपाल प्रसाद अधीर हो उठते हैं, मतलब उनकी बेचैनी बढ़ जाती है गोपाल प्रसाद की, और रामस्वरूप सक पकाते हैं, थोड़ा दुखी हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। रामस्वरूप अब अपनी बेटी से कहते हैं, जवाब दो उमा। गोपाल प्रसाद, जरा शर्माती है, इनाम तो इसने, इस तरह से वो बोलने लगते हैं, लेकिन गोपाल प्रसाद बीच में ही टोक जाते हैं, जरा रुखी आवाज में, जरा इसे भी तो मुंह खोलना चाहिए। मतलब वो बोलती हुई वो सुनना चाहता है, लेकिन वो बोल नहीं रही है, क्योंकि वो गुस्से में है, या यूं कह लो वो इंटरेस्टेड नहीं है। रामस्वरूप, उमा देखो आप क्या कह रहे हैं, मतलब वो कुछ कह रहे हैं, उनकी उनकी बातों का जवाब दो ना। उमा अब जवाब देती है, हल्की, मतलब थोड़ी हल्की आवाज में बोलती है, लेकिन मजबूत आवाज में बोलती है, क्या जवाब दूं बाबूजी, जब कुर्सी मेज बिकती है तो दुकानदार कुर्सी मेज से कुछ नहीं पूछता, सिर्फ खरीदार को दिखला देता है, पसंद आ गई तो अच्छा है, वरना। इस तरह की बातें वो बोलती है। रामस्वरूप चौंक कर खड़े हो जाते हैं। उमा उमा, मतलब इस तरह की वो हैरान हो जाते हैं। उमा अब आगे बोलती है, अब मुझे कह लेने दीजिए बाबूजी, ये जो महाशय मेरे खरीदार बनकर आए हैं, इनसे जरा पूछिए, क्या लड़कियों के दिल नहीं होता? क्या उनके चोट नहीं लगती? क्या बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह देखभाल कर? इस तरह की बातें वो बोलने लगती है। गोपाल प्रसाद ताव में आकर, गुस्से में आकर बीच में ही बोल देते हैं, बाबू रामस्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहां बुलाया था? उमा कहती है तेज आवाज में, जी हां, और हमारी बेइज्जती नहीं होती जो आप इतनी देर से नापतोल कर रहे हैं? और जरा अपने इन साहबजादे से तो पूछिए कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे और वहां से कैसे भगाए गए थे? अब ये बात उसको याद दिलाती हुई अब बीच में शंकर बोल पड़ता है, बाबूजी चलिए। गोपाल प्रसाद, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में भी पढ़ी हो? मतलब वो हैरान हो जाता है। रामस्वरूप चुप हो जाते हैं। उमा अब बोलने लग जाती है, क्या कहती है, जी हां कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झांक कर कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपनी मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुंह छिपाकर भागे थे। रामस्वरूप, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े हो जाते हैं गुस्से में, बस हो चुका बाबू रामस्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है, मतलब धोखा दिया है। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक पढ़ी है। लाइए मेरी छड़ी, कहां है, मैं चलता हूं। बैंत ढूंढ कर उठाते हैं, बैंत मतलब वो छड़ी, बीए पास, ऑफ, गजब हो जाता, झूठ का भी तो कुछ ठिकाना है। आओ बेटे चलो दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, तश्तरी का मतलब क्या बताया था मैंने, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताओ, देखना चाहता हूं अब तक भी इस पाठ को कौन कौन ध्यान से सुन रहा है और सही जवाब देता है। आगे देखिए। उमा, जी हां जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह भी पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, यानी बैकबोन। बैकबोन मतलब वो इस तरह की बात वो एक इंडिकेट करती है कि आपकी रीढ़ की हड्डी, मतलब आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी
किस तरह से टूटी थी? दरअसल हुआ यही था कि इतनी मार पिटाई हुई थी इसकी, मतलब लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द जब चक्कर काट रहा था तो इसकी इतनी कुटाई की गई कि इसकी बैकबोन टूट गई थी या टेढ़ी हो गई थी, यानी दुखनी आ गई थी। इसीलिए वो आज तक भी वो झुक कर चलता है। यहां पर ये जो रीढ़ की हड्डी दिखाई गई है ना, ये एक तरह का व्यंग्य भी है। दूसरी तरीके से रीढ़ की हड्डी इंडिकेट कर रही है अपने विचारों को लेकर, यानी इसके जो विचार है ना वो टेढ़े ही हैं। रीढ़ की हड्डी के साथ साथ इसके विचार भी टेढ़े हैं। इस तरह की बात इंडिकेट करते हुए उमा कुछ कह रही है। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। बेबसी यानी मजबूरी है कि वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन गुस्सा बहुत है। और उनके लड़के के रुलासापन है। रुलासापन यानी रोने जैसा मुंह हो गया है उसका। दोनों बाहर चले जाते हैं। रामस्वरूप कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं। उमा सहसा चुप हो जाती है, वहां से चली जाती है। लेकिन प्रेमा का घबराहट की हालत में आ जाते हैं। मतलब प्रेमा जो रामस्वरूप की पत्नी है, यानी उमा की मां, वो बाहर आती है घबराते हुए। कहती है उमा, उमा रो रही है। इस तरह की बातें वो बोलती है। ये बात सुनकर रामस्वरूप अभी खड़े ही होते हैं कि इतने में रतन आ जाता है। बाबूजी मक्खन, इस तरह की वो बात बोलता है। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिर जाता है। ये एक नाटक था, यहां पर एंड हो जाता है इस नाटक का। ये एक उद्देश्य लिए हुए था जो आप ऑलरेडी समझ चुके हो। लेकिन आपको लग रहा हो ये पार्ट खत्म हो गया है। जी नहीं, अभी तो आपको इसी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन भी तो चाहिए होंगे। लेकिन ये मिलेंगे कहां? मिलेंगे बच्चों एक ही जगह पर। लेकिन कहां पर? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर एक लिंक दिया है। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 9th क्लास। इस नाम से आपको एक लिंक मिल जाएगा जहां पर आपको ये तीनों चीजें एक ही जगह पर देखने को मिल जाएगी। तो जरूर देख लेना। लेकिन इससे पहले होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट। देखना चाहता हूं इस टॉपिक को आपने कितने अच्छे समझा। अगर आप इस टॉपिक अच्छे समझ रहे हो तो देखिए जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। परमात्मा की यहां अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? ये कथन किसका है? बच्चों हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना। एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। परमात्मा की यहां अकल बढ़ रही थी तो तू देर से पहुंचा था क्या? यह कथन किसका है? आपके ऑप्शन ए रामस्वरूप, बी प्रेमा, सी रतन या गोपाल प्रसाद। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन ए रामस्वरूप। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, प्रेमा का रंग कैसा है? आपके ऑप्शन सुनहरी, बी गंदुमी, सी बादामी या डी तांबाई। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, गोपाल प्रसाद और शंकर उमा के नाक पर क्या देखकर चौंक उठते हैं? आपके ऑप्शन नथ, लौंग, तिल, चश्मा। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन डी चश्मा। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बाबू गोपाल प्रसाद विवाह को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन संयोग, बंधन, बिजनेस या एग्रीमेंट। 5 4 3 2 1 0 सही उत्तर है ऑप्शन सी बिजनेस। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास से रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस फ्री क्रैश कोर्स में आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सिलेबस एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक कर लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।